जो गैल्विक सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाया है और कैसे बताया आपको, मैंने बताया भाई आप लोगों के लिए कि भाई पहले आपको मेटल लगाना है, उसके बाद आयन लगाना है, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाना है, फिर आयन और फिर मेटल लगाना है। अब एक नई टॉपिक आपको पढ़ाएंगे इसमें गैल्विक सेल के साथ ही, ये टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में इस टर्म को हम लोग इलेक्ट्रो विभव बोलते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है इसमें, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा भाई इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल को जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे हमारे पास एक कोई मेटल है, सपोज कीजिएगा कॉपर का मेटल है, और हमने क्या काम किया है, इस मेटल के लिए फिक्स किया है कॉपर सल्फेट में। और जैसे हम लोग इस मेटल को कॉपर सल्फेट में फिक्स करेंगे तो क्या होगा, दो चीजें पॉसिबल है। पहली चीज तो ये पॉसिबल है कि जो कॉपर आयंस है वो किसमें आ सकते हैं, स्टिक से सॉल्यूशन में आ सकते हैं, या फिर जो कॉपर आयंस हैं वो सॉल्यूशन से स्टिक पर आ सकते हैं। आपको ये बताना सर के लिए, जब भी कभी किसी भी मेटल स्टिक के लिए उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आप लोग फिक्स करेंगे, जब भी कभी मेटल स्टिक के लिए उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग फिक्स करेंगे तो आपको बताना है मेटल स्टिक से या तो आयन सॉल्यूशन में आएंगे या फिर सॉल्यूशन से स्टिक के ऊपर आएंगे, तो आयनिक इंटरचेंज होगा। और ये आयनिक इंटरचेंज किसकी वजह से होगा, ये आयनों का जो परिवर्तन है या जो आयनिक इंटरचेंज है वो चेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। इससे क्या होगा, इस मेटल स्टिक और सॉल्यूशन के बीच में, मेटल स्टिक जो आपके पास अवेलेबल है और जो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, इसके बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे। तो आपको बताना क्या है, जब भी सर ने कोई मेटल स्टिक आपको प्रोवाइड किया है, जब भी कोई मेटल स्टिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उस मेटल स्टिक को हम लोग क्या करेंगे, सेम सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाएंगे। और जैसे मेटल स्टिक को सेम सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आयनिक चेंज होगा। आयनिक चेंज किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा। और आपको बताना है इस चेंज के बाद मेटल स्टिक और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे। सीधी सीधी बात मैं आपको बताना चाहूं तो आप कह सकते हैं, जब भी किसी धातु की छड़ के लिए किसी लवण विलयन में लगाया जाता है तो आयनिक परिवर्तन की वजह से धातु की छड़ और विलयन के बीच में क्या आ जाता है, विभव में अंतर आ जाता है, विभव में अंतर आ जाता है। और ये जो विभव में अंतर आता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आयनिक इंटरचेंज होगा, अगर आयनिक इंटरचेंज होगा तो आयनिक इंटरचेंज के बाद मेटल स्टिक और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल है, जो विभव है, उसमें डिफरेंस जरूर आएगा, जो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बन जाएगा। आज के बाद साइंस में आपको याद रखना है, जब भी कभी इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट क्या करेंगे तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हम लोग किससे करेंगे, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, कैपिटल ई से करेंगे हम लोग। देखिए इसमें दूसरा टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग के आता है लिखने के लिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो स्टैंडर्ड है उसे आप परिभाषित कीजिएगा। हम लोग कैसे इसको डिफाइन करने वाले हैं इसके बारे में आपसे बात करेंगे।
एक टर्म आ गया है यहां पर स्टैंडर्ड। ये टर्म कब अप्लाई होती है? जो कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है और प्रेशर भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जब भी किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ये तो पोटेंशियल कर रहे हैं हम लोग, और भी कोई चीज होगी ना, तो क्या हो जाएगा? वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड का मतलब होता है हिंदी में मानक, हम लोग इसे बोलते हैं भाई हिंदी में। क्या बोलते हैं? तो हम समझ गए ये टर्म कब यूज होने वाली है? जब किसी प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और प्रेशर क्या होगा? इनमें से कोई चीज कांस्टेंट हो सकती है भाई, तीनों कांस्टेंट हो सकते हैं, दो कांस्टेंट हो सकते हैं, एक कांस्टेंट हो सकता है। अगर कोई चीज इनमें से कांस्टेंट हो जाती है तो वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? स्टैंडर्ड टर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्टैंडर्ड टर्म। अब स्टैंडर्ड टर्म का मीन्स क्या भाई? यहां पर देखो, अभी मैंने बोला जैसे हमारे पास एक सॉल्ट है, एक स्टिक है हम लोग के पास भाई, ये इलेक्ट्रोड स्टिक है ये, और एक जिंक का स्टिक है मान लीजिए आप लोग। किस में लगाने वाले हैं आप इसके लिए? आप इसको जब लगाएंगे ना, तो आप इसको लगाएंगे भाई जिंक सल्फेट में। किसमें? जिंक सल्फेट में आप लगाएंगे इसके लिए। अब आपने बताया सर जब इसको लगाएंगे तो क्या चेंज होगा इसमें? आयंस का चेंज होगा इसके अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो आयंस का चेंज हो रहा है ना, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस आयंस के चेंज में जो टेम्परेचर है वो भाई हमारा 298 केल्विन है। 298 केल्विन को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग कह सकते हैं। और जो कंसंट्रेशन है इसकी वो 1 मोलर है। कितनी है? 1 मोलर है। अगर किसी मेटल स्टिक के लिए 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 मोलर कंसंट्रेट वाले सॉल्यूशन में सर ने कोई मेटल स्टिक आपको प्रोवाइड किया, और जो मेटल स्टिक सर ने आपको दिया वो जिंक का मेटल स्टिक था, जिंक का इलेक्ट्रोड था। इस जिंक के स्टिक के लिए सर ने किसमें लगाया? जिंक सल्फेट में फिक्स किया। किसमें फिक्स किया? जिंक सल्फेट में फिक्स किया। और जैसे ही जिंक की स्टिक को आप जिंक सल्फेट में लगाएंगे तो मैंने बताया कि कंडीशन से अप्लाई कर दी मैंने भाई। कंडीशन क्या अप्लाई कर दी मैंने? कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए। जो हमारा टेम्परेचर है वो 298 होना चाहिए, और जो हमारा सॉल्यूशन है ना उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। कितनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए कंसंट्रेशन। ऐसी कंडीशन में जब आयनिक इंटरचेंज होगा ना, तो आयनिक इंटरचेंज से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग इसे कहने वाले हैं। तो सर आपको ये पूछने वाले हैं भाई कि जो आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है और जो पोटेंशियल होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है? तो आपको बताना है जब भी किसी मेटल स्टिक के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाया जाता है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में लगाने के बाद आयनिक इंटरचेंज की वजह से सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल स्टिक के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी किसी धातु की छड़ के लिए उसके लवण विलयन में लगाते हैं तो आयनिक परिवर्तन की वजह से धातु की छड़ और लवण विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उस विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सर ने पूछा स्टैंडर्ड क्या होता है भाई? तो आपको बताना है सर, अगर इस प्रोसेस के लिए, कौन सी प्रोसेस के लिए? स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए, यानी जो आपके पास मेटल स्टिक है उस मेटल स्टिक को क्या करना पड़ेगा? उस मेटल स्टिक के लिए आपको 298 केल्विन टेम्परेचर पर लगाना है, 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में लगाना है, और इससे जो आयनिक इंटरचेंज होगा उस आयनिक इंटरचेंज से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो दोनों में क्या फर्क है? पहले वाले में इलेक्ट्रो पोटेंशियल में ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और ना ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है?
स्टैंडर्ड में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और पहले वाले किससे शो करते थे, कैपिटल ई से करते थे। इसको जब शो करेंगे तो हम लोग ई नॉट से किया करेंगे। किससे करेंगे, ई नॉट से। कितना तरह का व्यवहार पढ़ लिया हम लोगों ने भाई, कौन कौन सा पढ़ा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है करने के लिए कि जो आपने ई निकाला है और जो आपने ई नॉट फाइंड किया है, भाई ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें कभी कभी रिलेशन लिखने को आ जाता है। तो देखिए इसका रिलेशन कैसे करेंगे हम लोग। रिलेशन बिटवीन ई एंड ई नॉट, बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में करने को आता है। 1 नंबर में तो इसका सूत्र लिखने को आएगा, है ना, और 1 नंबर में इसके संकेत लिखने को आएंगे आपके लिए, जो सिंबल सिस्टम है। ये नर्स का इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन भी हम लोग इसे बोलते हैं। ये है E इक्वल टू होता है ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन भाई रिलेशनशिप है ये, नर्स का इक्वेशन है। इसमें क्या है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 NRT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो पहले तो हमें एग्जाम में ये लिखना है। अब बताएंगे ई और ई नॉट में जो संबंध दिया है वो साइंटिस्ट नस्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, नस्ट के द्वारा दिया गया है। और उसने क्या दिया है, उसने बताया कि E इक्वल टू होता है ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, R की वैल्यू होती है 8.314, R का वैल्यू 8.314। टेम्परेचर कितना ले रहा है हम लोग इसमें, 298 अपॉन एन जो है चेंज होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो बदलेगी, किसी में 2 किसी में 3, इसलिए से कांस्टेंट नहीं कर सकते। और फेराडे है एफ का वैल्यू, एफ क्या है, फेराडे है, इसकी वैल्यू होती है 96,500। तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू लगा दिया सारी। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 8.314, टी की वैल्यू क्या होती है 298, और एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। एफ की वैल्यू होती है 96500 होगी ना। और क्या आ जाएगा इसमें, लॉग आ जाएगा इसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाएगा। इसे जब सॉर्ट आउट करेंगे ना तो सॉर्ट आउट होकर आ जाएगा आपका E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। इस सब का सॉल्यूशन है भाई, है ना। और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसको भी फाइनली आप नोट कर सकते हैं, इसको भी फाइनली आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सही कर देना, प्लस होगा 1 कर दिया, कंसंट्रेशन चेक कर लीजिए, 1 और हुआ वो प्लस हो जाएगा। ये हम लोग को एग्जाम में लिखना है। और सारी वैल्यू पता है आपके लिए। ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके अंदर, ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और पी क्या है, प्रोडक्ट, और आर क्या है, रिएक्टेंट। अब 3 चीजें निकालनी सिखाऊंगा मैं आपको। देखो
एक तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, तभी तो हमको ही पता पड़ेगा। तो कैसे करा करेंगे हम लोग, जैसे क्या होगा, सर ने कोई गैल्वेनिक सेल आपको प्रोवाइड किया है, एक सेल हमारे पास है, देखो जेड डबल पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 7, सॉल्ट ब्रिज, Cu डबल पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C2 और C। देखो किसी भी सेल में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला करेंगे हम लोग, ये सिखाना है आपके लिए। ये जो सेल्स हमने प्रोवाइड किया है ना गैल्वेनिक सेल, इस गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे हम लोग कैसे होगा। तो मैंने कोड पढ़ाया था आपको एक, और कोड पढ़ाया था MIIM। पहले वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसका तो आपको मेटल लेना है, ध्यान रखना आप। किसी भी सेल में सारे केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड है, ध्यान रखना आप, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहले वाले इलेक्ट्रोड का लेना हम लोगों को, पहले वाले इलेक्ट्रोड का मेटल क्या है इसमें, Zn, वेरी गुड, Zn। और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का लेना हमें आयन, क्या है उसका आयन, Cu डबल पॉजिटिव। इसके बाद रिएक्शन कर देंगे हम लोग, एरो लगा देंगे, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, ये जो कॉपर है ना पॉजिटिव डबल, इसका ये चार्ज जो है वो इसको दूसरे वाले पा जाया करेगा। अब क्या हो जाएगा आगे जाके, Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu, ये हमारा हो गया सेल रिएक्शन। क्या हो गया हमारा ये सेल रिएक्शन। एक नंबर तो आपको इसी बात का मिलेगा पेपर में, सेल रिएक्शन लिखने के लिए आएगा पेपर में कि हम लोग सेल रिएक्शन कैसे करेंगे भाई। इसका फ्लूइड सेल रिएक्शन हो गया। अब देखो क्या छांटना है हम लोगों को, सेल रिएक्शन पता पड़ गया। सेल रिएक्शन पता पड़ने के बाद हमें छांटना है इसमें कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा रिएक्टेंट है। तो तीर के बाद जो बनते हैं ना, तो क्या होते हैं भाई, एरो के बाद प्रोडक्ट होते हैं। ध्यान दो बात पर, सबसे कठिन काम चल रहा है। एरो के बाद जो प्रोड्यूस होगा वो प्रोडक्ट होता है, और जो एरो के इधर होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा भाई। तो कितने चार्ज का परिवर्तन हुआ देखो इसमें ध्यान से, दो का ही तो हुआ। पूरे सेल में जितना आवेश चेंज होता है ना, वो आवेश नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता कितना हो गया, दो हो गया इसका, समझ गया। और बताता हूं आपको। अब जैसे हम लोग चीज समझा रहे हैं आपको, अब जैसे हमारा जो इक्वेशन आया था नष्ट वाला, हम इस सेल पर लाए उसके लिए, तो क्या हो जाएगा इस सेल पे आगे, इस सेल पे आगे हो जाएगा आपके इक्वेशन E इक्वल टू P0 माइनस 0.0591 अपॉन कितना हो जाएगा, एंगल जो हो गया 2 लॉग, क्या प्रोडक्ट इसमें, तो Zn प्रोडक्ट है ना, ये जो आयंस है कहां बन जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और नीचे कौन सा आ जाएंगे, Cu डबल पॉजिटिव। तुक्का नहीं चलेगा, सिस्टमेटिक लगाना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है पड़ेगी। बात समझ में आ गई। एक सेल बना के दिखाता हूं आपको। अभी ये हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है एल्युमिनियम का, ये है। बताओ इसमें क्या हुआ सेल रिएक्शन, Zn प्लस ट्रिपल पॉजिटिव एरो, Zn ट्रिपल प्लस, अब जिंक तो कभी ट्रिपल पॉजिटिव होता ही नहीं, जिंक तो 2 ही पॉजिटिव होता है।
कोई 3 कोण तो 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, समझिए। क्या करते हैं हम लोग, इसको बैलेंस कर लेते हैं चार्ज को। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देखो आप। जेड 2 पॉजिटिव होगा तो ऐसा करते हैं हम लोग, 2 तो लेते हैं एल्युमिनियम इसमें, कितना हो गए, और 3 लेते हैं हम लोग जिंक। और ये क्या हो जाएंगे, 3 दूनी बराबर हो गए, और ये क्या हो जाएगा 2। अब चार्ज बराबर हो गया। तो चार्ज को हम लोग बराबर भी कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 हो गया। बोलो समझ में आया नहीं, पक्का। अब क्या होगा फिर बताओ, इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, देखते मुझे। 6 हो गया इनका, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है इसमें। तो एन इक्वल टू 6 हो गया सिलेक्शन में। और प्रोडक्ट क्या है इसमें बताओ, ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या हो गया इसके अंदर, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। अगर ये वाला सेल तुम्हें एग्जाम में आएगा तो नष्ट इक्वेशन कैसे लगेगी इस सेल के ऊपर। नष्ट इक्वेशन क्या होती है, अभी पढ़ी हम लोगों ने, हमने पढ़ा कि E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सब पता है आपके लिए। इसको जब लगाएंगे सेल को तो E इक्वल टू हो जाएगा E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना है 6 लॉग 3 जेड एंड डबल पॉजिटिव नहीं, लॉ ऑफ मास सेक्शन में आपको पढ़ाया गया था कि आगे संख्या जो आती है ब्रैकेट की पावर में चली जाती है, वो ब्रैकेट के क्या हो जाएगा वैल्यू, जेड एंड डबल पॉजिटिव की पावर 3 अपॉन ए एंड ट्रिपल पॉजिटिव की पावर 2। क्या देंगे सर आपको मालूम पेपर में, सर आपको ये देंगे 0.001 कंसंट्रेशन है इसकी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसमें 0.001 आ जाएगा कंसंट्रेशन में। और ये क्या हो जाएगा 0.1 दे दिया सर ने कंसंट्रेशन, तो 0.1 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। यस या नो बताइए फटाफट, समझ आएगा क्या, समझ में आ गया आपको। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी सेल की कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखने के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। सेल रिएक्शन का छाटा करेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और इलेक्ट्रॉन की कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया, कैसे लिखेंगे समझ में आ गया सारा। अब 2 तरह के सेल आपको मिलेंगे, कौन कौन से गैल्वेनिक सेल आपको मिलेंगे। एक तो ऐसे गैल्वेनिक सेल आपको मिलेंगे जिनमें कंसंट्रेशन ये कैसे लिखी हुई है, देखो डिफरेंट कंसंट्रेशन है, 0.01 और 0.1, ये अलग अलग सांद्रता वाले सेल हैं। तो हमारे पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो 90% इसी टाइप का आएगा करने के लिए, अलग अलग कंसंट्रेशन वाला। भाई ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर हो और इसकी भी क्या हो 2 मोलर हो, सेम कंसंट्रेशन वाले सेल भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो पेपर में क्या आएगा, पेपर में इसका पोटेंशियल निकालने को आता है, और किसी भी सेल का जो पोटेंशियल होता है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी सेल के पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं 2 तरह से। पहला है फॉर द सेम कंसंट्रेशन, फॉर द समान सांद्रता के लिए। अगर समान सांद्रता वाले सेल का विभव आपको निकालना है, जैसे कुछ सेल आपको समझ दिया और आपको क्या निकालना है, उसके लिए विभव निकालना है, तो विभव जो होगा उसका, उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सेल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ई सेल, या फिर आप लिख सकते हैं इसके लिए ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं हम लोग इसके लिए। यहां हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ईएमएफ, कुछ भी लिख दीजिएगा आप। ई सेल लिखा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ईएमएफ लिखा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ईएमएफ ऐसे ही लिखा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन फॉर्मूला इसके लिए, अगर आपको ई सेल फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यानी जो कैथोड का विभव आपके पास होगा उसमें से क्या कर देंगे हम लोग, एनोड वाले विभव को हटा देंगे, और कैथोड वाले विभव में से हम लोग क्या करेंगे, एनोड वाले विभव को हम लोग हटा देंगे भाई। अब कैथोड किधर आता है, एनोड किधर आता है, बताओ कैलकुलेशन में। इधर क्या आता है, इधर एनोड, इधर क्या आता है, याद है, नेगेटिव वाला इधर आता है, पॉजिटिव वाला उधर जाता है। ये किधर है, राइट, ये किधर है, लेफ्ट। तो अगर आपको सेम कंसंट्रेशन वाले सेल का ई सेल फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये आप याद रखेंगे, इसे भी याद में रखना आप लोग, इसे याद रखना। राइट वाले में से लेफ्ट वाले को हम लोगों को घटा देता है, राइट वाले में से लेफ्ट वाले का कैसे घटा देना आपके लिए, देखो ध्यान से आप। जैसे हमारे पास एक सेल है Zn डबल पॉजिटिव 1 मोलर, ऐसे लिखाएगा पेपर में, Cu डबल पॉजिटिव 1 मोलर और Cu। नीचे ब्रैकेट में लिखे होंगे इसके E नॉट Zn डबल पॉजिटिव माइनस 0.76 वोल्ट। इसका विभव होता है, स्टैंडर्ड विभव होता है इसका, ये 0.76। और ये लिखा होगा ई नॉट Cu डबल पॉजिटिव Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। पेपर में क्या है लिखने के लिए, 2 बॉक्स में, उसमें लिखा होगा निम्नलिखित सेल के लिए पोटेंशियल ज्ञात कीजिए या ई सेल ज्ञात कीजिए। जो सेल आपको दिया गया है इसका ई सेल क्या होगा या ईएमएफ क्या होगा, विद्युत भागबल पूछा जाए, विद्युत भागबल पूछा जाए, कैसे लिखा नहीं है पेपर में, बी वाह और वाह पे चला हुआ होगा। तो ये समझ जाना, विद्युत भागबल लिखा हुआ है हिंदी में पूरा, और विद्युत भागबल का मीन्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्ट में कहते हैं हम लोग ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ हम लोग बोलते हैं। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, लेकिन पहले पहली शर्त क्या बताई आपको, पहली शर्त मैंने आपको बताई कि आपके पास देखना पड़ेगा कंसंट्रेशन कैसी है, कंसंट्रेशन सेम है या कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइप की है। तो यहाँ पर कैसी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर सेम कंसंट्रेशन है, कैसी है, सेम कंसंट्रेशन है, और सेम कंसंट्रेशन है। तो ई सेल फाइंड करने के लिए, ई सेल फाइंड करने के लिए, ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए ई नॉट राइट लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ई नॉट लेफ्ट लिख सकते हैं। मान लो पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है ना, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो नोट लगा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्या हो जाएगा आपका ये ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, राइट वाला कितना विभव है 0.34 माइनस इससे कितना है 0.76, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 1.10, ये इसका आंसर आ जाएगा सेम कंसंट्रेशन पर। क्वेश्चन, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो कैसे करेंगे हम लोग, पेपर में जब क्वेश्चन करने को आएगा तो 2 नंबर में करने को आएगा,
इसलिए तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसे कर देंगे कि भाई लेफ्ट वाले में से राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस करना है, ये तो घटा ही देंगे हम लोग देख के। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है बहुत 10% पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जाम में 2 नंबर में करने को आए। इसमें से जब 2 क्वेश्चन करने को आता तो 5 नंबर में 3 नंबर में आएगा, उससे कम में सवाल ही नहीं आया करने के लिए। और वो क्वेश्चन आएगा डिफरेंट कंसल्टेशन के लिए। किसके लिए आएगा? डिफरेंट कंसल्टेशन के लिए। अभी कैसे होता ये सर, ऐसे ना होके हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो कंसल्टेशन है वो 10 मॉडल कर देते हैं हम लोग, और यहां पर 1 मॉडल रहने देते। कैसी कंसल्टेशन होंगे? अब अलग अलग होंगे। अगर आपके पास अलग अलग कंसल्टेशन है, अगर आपके पास अलग अलग कंसल्टेशन है, तो फिर हम लोग ईएमएफ कैसे निकालेंगे? अलग अलग कंसल्टेशन पर जो ईएमएफ निकलेगा वो नस्ट इक्वेशन से निकलेगा। अभी पढ़ाई थे मैंने क्वेश्चन आपको, नस्ट इक्वेशन से ईएमएफ निकालेंगे। नस्ट इक्वेशन से हम लोग ईएमएफ कैसे निकालेंगे भाई? अभी बताया था मैंने एक फॉर्मूला आपके लिए। देखो, सबसे पहले हम लोग को इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा सिलेक्शन का पॉइंट, और सिलेक्शन के पॉइंट से बहुत सारी चीजें हमें पता पड़ जाएंगे। क्या क्या पता पड़ जाएगा हम लोगों को? सिलेक्शन का हम लोग नोट करेंगे इसमें बेटे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव एरो Zn डबल पॉजिटिव बेटे और Cu हो जाएगा। तो 2 बातें पता पड़ गई हम लोगों को। एक तो हम लोगों को प्रोडक्ट पता पड़ गया, ये प्रोडक्ट है हमारा सेक्शन का, और एक हम लोगों को रिएक्टेंट पता पड़ गया, ये क्या है? रिएक्टेंट। हिंदी बताऊंगी? इन्हें कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद, इन्हें कहते हैं क्रिया कारक या अलकारक। और एन का वैल्यू कितना हो गया इसमें? एन इक्वल टू हो गया। अगर आपको इसका ईएमएफ निकालना है, अगर आप इसका ईएमएफ निकालना है, तो देखो इसके ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा ईएमएफ इक्वल टू, ये होता है देखो ई नॉट सेल, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फॉर्मूला। क्या दिखाई दे रहा है? क्या हो जाएगा आपका? ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा, ई नॉट सेल कैसे पता करेंगे? बताओ, निकाला था राइट वाले में से लेफ्ट वाले को पेंसिल हटा देंगे, राइट वाले में से लेफ्ट वाले को पेंसिल हटा देंगे तो क्या पता पड़ जाएगा हम लोगों को? ई नॉट सेल पता पड़ जाएगा। तो ई नॉट सेल पता अभी किया था तो कितना आया था इसका? 1.10 आया था, नहीं आया था? याद है? माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? प्रोडक्ट क्या है? कॉपर है हमारे पास, जिंक है। क्या कंसंट्रेशन है इसकी? 10 है, तो 10 हो जाएगी अपॉन कॉपर कितना है? 1 है हमारे पास। क्या हो जाएगा हमारे पास भाई? ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा ईएमएफ इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा? ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2। कौन सा पता है बताओ? कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन तो लगेगी 10 ऐसा लगता है इसकी जिंक वाले की। पेन लगा दिया मैंने ऊपर।
10 अपन हो जाएगा ना ये। अरे ई नॉट सेल तो ई नॉट सेल तो इससे निकलेगा पोटेंशियल से, इससे कितना बताओ मुझे समझ गया। 0.5। इसका ईएमएफ आ जाएगा आपका 0.57। 0.57। तो देखो ये टॉपिक मैंने इसलिए आपको पढ़ाया पूरा आज। हमें चेक करना है कि कहां पर हम लोगों को सेम कंसल्टेशन में कहां पर डिफरेंट है। सेम वाला पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कौन सा आएगा? डिफरेंट। यही आएगा पेपर में 100%। तो कल बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आपको इसी कराएंगे। कल आप लोग पढ़ जाइएगा इस चीज से, कल आपका ठीक है।